हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में मैं जम्मू यूनिवर्सिटी बीएससी सिक्स सेमेस्टर का केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करूँगा और उसकी हर एक चैप्टर की इम्पोर्टेंस बताऊँगा कि वो चैप्टर उन्होंने आपके सिलेबस में क्यों डाला हुआ है। ये वाली चीज़ आप सभी को बताऊँगा मैं। तो देखिए आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस जो आपका दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, देखिए इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। देखिए कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस में चीज़ें होंगी। जैसे क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे आप क्या करते हो केमिस्ट्री में, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप लोगों ने पढ़ ली होगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग क्या क्या पढ़ते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के बारे में आप लोग पढ़ते हो। जैसे आपने पढ़े होंगे 11th और 12th क्लास में क्या क्या पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा एस ब्लॉक पढ़ा होगा, पी ब्लॉक पढ़ा होगा, डी ब्लॉक पढ़ा होगा और एफ ब्लॉक पढ़ा होगा। ये सारे के सारे खाने आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। देन उसके बाद उन सभी एलिमेंट्स का तो आपको थोड़ा बहुत ज्ञान तो हो चुका है। देन उसके बाद क्या था, उसके बाद आपने एक चीज़ पढ़ी थी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओके, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी थी। ये आई थिंक आप लोगों ने ये वाली पढ़ ली हुई है। ये वाली आपने कोई 3rd या 4th सेमेस्टर में पढ़ ली होगी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देन एक और होता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स और एक होती है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये वाली सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली होंगी। बट अभी देखिए अभी उन्होंने क्या डाला हुआ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आपके वो अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ये जिन्होंने ये सिलेबस डाला हुआ है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी आ जाती है। तो अभी आप इस काबिल हो चुके हो कि ऐसी चीज़ों के बारे में भी आप ज्ञान हासिल कर सकते हो जो कि आपके इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस के, जैसे कौन से क्या हो गए, जैसे आप फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हो, ठीक है ना, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हो। जैसे आपके घरों में क्या होती हैं, बैटरीज होती हैं, इन्वर्टर की बैटरी होती है, कार की बैटरीज होती हैं, फ़ोन की बैटरी होती है, हर एक जगह पे क्या होती है, बैटरी होती है। फर्टिलाइज़र्स आपको पता है पूरा जो कृषि का पूरा जो कृषि का क्षेत्र है, जैसे एग्रीकल्चर जितना भी है वो सारा का सारा फर्टिलाइज़र्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता है हरित क्रांति आई थी हमारी कंट्री में, तो आपको पता है फर्टिलाइज़र्स की वजह से ही तो इतनी तरक्की हो पाई थी। तो ये वाली चीज़ें तो आपको पता है, तो इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। बैटरीज़ के बारे में ये ज्ञान होना चाहिए। और आपके जैसे एक्सप्लोजिव्स होते हैं, एक्सप्लोजिव्स, ये सारी की सारी चीज़ें यूज़फुल होती है। जैसे आपने डायनामाइट बनाते हो, ना, जैसे आपके टनल्स वगैरह बनते हैं तो उधर ब्लास्ट वगैरह करा जाता है। तो डायनामाइट उधर ब्लास्ट करा जाता है। जो उसके अंदर केमिकल्स यूज़ होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, केमिस्ट्री के केमिकल्स होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है इस चैप्टर में। देखिए इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस की ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो यही सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़नी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। देखिए लिखा हुआ है ऑफ द इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करी जाती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ कुछ किसी लार्ज क्वांटिटी में बना रहे हो, लार्ज क्वांटिटी में आप चीज़ बना रहे हो ताकि आप उसको क्या कर सको, बेच सको, लोगों को बेच सको। तो वो वाली चीज़ जब आप बल्क में बनाते हो तो उसको आप बोलते हो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। देन देखिए एक ये वाली चीज़ हो गई ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये इतनी ज़रूरी चीज़ है ना तो आप समझ भी नहीं सकते। बिकॉज जब भी भाई जो अभी तक आपने तो ऑर्गेनिक, देखिए ऑर्गेनिक की कहानी है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने देखा होगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी तो ऑर्गेनिक की आपने, वो बंदे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने ऑर्गेनिक पूरी की पूरी अभी पढ़ ली है। जैसे आपने क्या क्या पढ़ा, आपने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स के बारे में पढ़ लिया, दारू के बारे में पढ़ लिया, फिनोल्स के बारे में पढ़ लिया, ईथर्स के बारे में पढ़ लिया, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली। तो अभी वो बंदे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को वो सारा का सारा ज्ञान हो चुका है। तो अभी देखिए जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपने दारू का मॉलिक्यूल ले लो CH3CH2OH, ये वाला मॉलिक्यूल आपने ले लिया। तो भाई ये जो मॉलिक्यूल है ये ऐसा ही क्यों है, ये हाइड्रोजन इधर क्यों लगा हुआ है, कार्बन इधर क्यों लगा हुआ है, OH इधर क्यों लगा हुआ है। तो इसी को डिटरमाइन मतलब पता करना। अगर आपको कोई अल्कोहल का सैंपल दे दिया जाए ना कि हाँ भाई अल्कोहल दे दिया आपको, ठीक है ना, अल्कोहल का कोई सैंपल दे दिया आपको, ठीक है ना, सैंपल मीन्स आपको थोड़ा सा अल्कोहल किसी ने दे दिया और किसी बंदे आपको पता नहीं है, तो आप क्या करते हो, पहले टेस्ट करते हो ना लैब में टेस्ट करते थे आप। जैसे आपने एनालिसिस करी होगी उधर, जैसे आप क्या करते हो OH ग्रुप के लिए टेस्ट करते हो, देन कार्बन के लिए टेस्ट करते हो, हाइड्रोजन के लिए टेस्ट करते हो, ये लैब में आप टेस्ट करते हो। वो वाली क्या हो गई, पुरानी टेक्निक्स हैं। बट आजकल इस कंपाउंड को अगर आपको डिटरमाइन करना होगा कि इस कंपाउंड का ये फॉर्मूला है CH3CH2OH, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स।
स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है ना, तभी आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये वाला मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये है। तो ये वाली चीज़ इसकी थोड़ी बहुत मैंने ब्रीफली बता दिया। तो अभी हम डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ आपके सिलेबस में उन्होंने क्या क्या रखी हुई है। पहले हम हर एक चीज़ को एनालिसिस करते हैं। भाई उन्होंने क्या दिया हुआ है, देखिए 60 लेक्चर्स। देखिए थ्योरी में कितने आपके 60 लेक्चर्स हैं। 60 लेक्चर्स मीन्स आपके डेज़ कितने लगते हैं, 2 मंथ लगते हैं। अगर भाई आप लोग क्या करते हो, 2 मंथ से पहले क्या करते हो, इस चैप्टर को ख़त्म कर लेते हो ना, अगर 2 मंथ तक आप इसके लेक्चर्स नहीं सुनते अपने टीचर्स के, ठीक है ना, देन आप लोगों को इसका ज्ञान नहीं होगा, ठीक है ना, आप इन चैप्टर्स को अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। बिकॉज जिस बंदे ने सिलेबस डिज़ाइन करा है उसको पता है भाई ये जो मैंने सिलेबस डाला हुआ है इसको पढ़ने में कितना कितना समय लगता है। तो उसने बताया हुआ कि भाई 60 लेक्चर्स, अगर आप 60 लेक्चर्स अगर नहीं सुनोगे ना बेटा, इस केमिस्ट्री के जो जितने चैप्टर्स है इतने नहीं सुनोगे तो आप लोगों को इस सिलेबस का कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो मतलब आपने बीएससी 6 सेमेस्टर आपने नहीं पढ़ा अगर आपने 60 लेक्चर्स नहीं सुने। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन आपको मार्क्स तो ये तो सब कुछ आपको पता होगा, बिकॉज अभी तक तो आप इतने 5 सेमेस्टर के एग्जाम्स दे चुके हो, तो आपको सब कुछ सारा ज्ञान होगा कि ये सारा सीन क्या है। ओके, तो अभी हम देखते हैं चैप्टर्स के नाम क्या क्या हैं। जैसे मैंने बता दिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और क्या है दूसरी क्या चीज़ है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और दूसरी है आपकी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन्होंने क्या रिकैपिचुलेशन ऑफ एस एंड पी ब्लॉक, मतलब आपको रिकैप करना है कि एस और पी ब्लॉक को आपने ब्रीफ में पढ़ना है। एस और पी ब्लॉक को आपने क्या करना है, ब्रीफ में पढ़ना है कि एस और पी ब्लॉक में क्या क्या था। ये सारी की सारी चीज़ें आपने 11th में, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने 11th में पढ़ ली थी। एस और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक आपने 11th में पढ़ा था, और पी ब्लॉक भी आपने 11th में पढ़ा था। दो खाने उसके आपने 11th में पढ़े थे, और बाकी के खाने 15, 16, 17 और 18 ये आपने 12वीं में पढ़े थे। तो अभी देखिए अभी उन्होंने क्या बोला हुआ है, इसको आपने क्या करना है, रिकैप करना है। रिकैप कि मतलब ब्रीफली आपको एस और पी ब्लॉक को पढ़ना है। ब्रीफली आपको एस और पी ब्लॉक को पढ़ना है कि एस और पी ब्लॉक में क्या क्या है। आपको पता है पीरियोडिक टेबल ऐसा होता है, ये इधर होता है, इधर बीच में कुछ होता है, और फिर इधर लास्ट में होते हैं, ठीक है ना, खाने होते हैं। ये होते हैं 2 ब्लॉक, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और इधर होता है ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, इधर होते हैं, ये पी ब्लॉक होता है, और ये क्या होता है, एस ब्लॉक। इन दोनों को ही आपने रिकैप करना है कि हाँ भाई हमने पहले ब्रीफली आप लोगों को इन चैप्टर्स को क्या करना है, अभी समझ लेना है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने 11th और 12th में पढ़ ली हैं। तो भाई ये वाली चीज़, ये जो होता है ये होता है डी ब्लॉक, इसको नहीं पढ़ना है भाई। और एक इसके इधर नीचे होता है वो होता है एफ ब्लॉक, उसको भी नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। अभी देखिए एक चीज़ आपको पहले ही बता देता हूँ कि भाई किसी भी स्टूडेंट को ना डिफ़िकल्टी पता क्यों आती है पढ़ने में, डिफ़िकल्टी पता क्यों आती है किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने में, बिकॉज उसके बेस क्लियर नहीं होते। देखिए उसके बेस क्या होते हैं, बेस उसका क्लियर नहीं होता। स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में तब भी आती है अगर उसका क्या होता है, बेस क्लियर नहीं होता। बेस क्लियर होना और ना होना क्या होता है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपके सिलेबस में दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है ना, अभी जो उन्होंने सिलेबस डाला हुआ है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो आप 11th 12th और 3-4 साल आप केमिस्ट्री पढ़ के आ चुके हो, तो आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का ज्ञान तो होगा ही। अभी देखिए किसी बंदे को पता ही नहीं है भाई आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एटॉमिक और आयोनिक रेडियस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो भाई वो क्या ही पढ़ लेगा, ठीक है ना, उसको सब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। और वो रटना क्या होता है, रटा हुआ कभी याद नहीं रहता, वो भूल जाता है। मेरे को तो भूल जाता है, आपका मेरे को नहीं पता, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, देखो आपको पता होना चाहिए भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तब ये होते हैं बेस मतलब ये होता है जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ ना, जो आपने पहले से चीज़ पढ़ ली हुई है या आपने डिटेलिंग में छोटी क्लासों में पढ़ी हुई है। तो अगर आपको भाई पता ही नहीं होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो भाई आपका क्या ही बेस क्लियर है, आप लोग क्या सब्जेक्ट को पढ़ोगे, ठीक है ना। आपको पता ही नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो आप इस सब्जेक्ट को क्या पढ़ोगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने बेस क्लियर करना है। मतलब जो भी आप लाइन पढ़ रहे हो उसमें कुछ ऐसा वर्ड आ गया जो पहले यूज़ हो चुका है, पहले आपने उसमें डिटेलिंग में पढ़ चुके हो, तो उसको आपने क्या करना है, उसको आपने अगर आपको नहीं पता तो आपको उसको डिटेल में देख लेना, नेट से देख लेना, आगे पीछे से कहीं से देख लेना कि हाँ भाई ये वर्ड यहाँ से आ गया। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी देखिए हम देखते हैं कि इधर एस और पी ब्लॉक, ये तो आसान है भाई, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, जैसे इधर दिया हुआ है पीरियोडिसिटी इन द एस एंड द पी ब्लॉक, पीरियोडिसिटी इन द एस एंड पी ब्लॉक। पीरियोडिसिटी वो क्या होता है कि जब क्या होता है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं एक ही ग्रुप में आप डाल देते हो ना, तो वो चीज़ आप क्या बोलते हो, पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी आपको पता है ना, जब आपने पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो आपने बोला था जो जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी, जिन एलिमेंट्स की क्या थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी, तो उनको आपने क्या करा था, एक ही ग्रुप में क्या कर दिया था, अरेंज कर दिया था, ताकि उनको पढ़ने में क्या हो जाए, आसानी
हो जाए। अगर देखिए आप उनको अलग रखते तो भाई 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, तो उनको भाई पढ़ना कितना डिफिकल्ट होता, एक एक को पढ़ते, 118 चीज 18 प्रॉपर्टीज़ और उनकी पढ़नी थी तो कितनी डिफिकल्टी आती। तो आपने क्या करा, जो 5-6 एलिमेंट्स आपको सिमिलर से दिख रहे हैं उनको क्या कर दिया, एक ग्रुप। 14 होगा, 15 होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे दिख कैसा रहा है, वो उसका कलर क्या है, रेडियस का ट्रेंड क्या है, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, और क्या है, पता होना चाहिए आपको फिजिकली, जो मतलब आप उसको उसकी शक्ल देख के जो 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 भी आपके एलिमेंट्स होंगे ना, तो उनकी शक्ल दिख रही होगी, तो आपको उधर से पता लग जाएगा हाँ भाई इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो इसके बारे में आप लोगों को पता करना है। देन क्या हो गया, केमिकल, उधर आप रिएक्शंस करते हो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कर दोगे, नाइट्रोजन के साथ कर दोगे, इन एलिमेंट्स की जो कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ना, तो उनकी रिएक्शंस कर देनी है, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हेलोजन्स के साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो ये सारी की सारी रिएक्शंस आप लोग इधर पढ़ते हो। आसान सी चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो बट अभी देखिए आपको करना क्या, देखिए ये हैं पुरानी ही चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें पुरानी है, ये वाली प्रॉपर्टीज़ वाली, बट आपका क्या हो जाएगा, थोड़ी क्या होंगी, इन्होंने एडवांस चीज़ें भी लिखी होंगी। एडवांस चीज़ें उन्होंने क्यों लिखी होंगी, बिकॉज अगर भाई पुरानी ही वाली चीज़ें हो गई, अगर 11th-12th वाली चीज़ें ही अगर आप दोबारा से इधर पढ़ने लग पड़ोगे, तो भाई मेरे को एक चीज़ बताओ कि भाई क्या फ़ायदा होगा तब तो आपको 11th अभी इतनी बड़ी क्लास पढ़ने का क्या फ़ायदा, तब आप उधर ही हो जाए, तो बंदे को आगे क्यों पढ़ना है फिर, आगे उसको पढ़ने का कोई मतलब रह ही नहीं जाता अगर वही चीज़ें इधर रख देते। तो इधर क्या चीज़ें हैं, थोड़ी क्या डिफ़िकल्ट चीज़ें, डिफ़िकल्ट नहीं, थोड़ी मतलब एडवांस चीज़ें हैं। एडवांस चीज़ें जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर कैसे करते हैं, पॉलिंग मेथड है, म्यूलिकन मेथड है, अल्फ्रेड रोसो मेथड है, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ें सारी की सारी हैं। देन क्या हो गया, इसका एलोट्रॉपी है, ये सारे के सारी चीज़ें आप लोगों ने सारी की सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो आपको ब्रीफली इनके बारे में ज्ञान हासिल करना है, ठीक है ना। जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स हो गए, कौन सा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, और बकमिंस्टर फल्ड्रीन जैसे जिसको बोलते हैं C60, ठीक है ना, C60 बोलते हो। जैसे सल्फ़र के एलोट्रॉप्स कौन से हो गए, मोनोक्लिनिक सल्फ़र, ठीक है ना, ऑर्थोरोम्बिक सल्फ़र। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सल्फ़र हैं, ठीक है ना, सल्फ़र के एलोट्रॉप्स हैं। फॉस्फोरस के तो बहुत सारे आपने पढ़े थे, जैसे रेड पढ़ा था, रेड फॉस्फोरस, वाइट पढ़ा था, ब्लैक पढ़ा था। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली हैं, ठीक है ना, तो इनको बताने का ज़्यादा मतलब रह नहीं जाता, थोड़ी बहुत एडवांस चीज़ें होंगी तो वो आप खुद जब पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें पता लग जाएंगी। ओके, देन देखिए इधर एक बात आती है किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखा हुआ है इधर, देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मतलब यूजुअल एंड रियर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, लाइक कार्बाइड्स की क्या होती है और नाइट्राइड्स की क्या होती है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपने जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ना, इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपने पता करनी है। जैसे एस ब्लॉक्स में क्या होते हैं, मेटल्स थे, ग्रुप 1 में क्या थे, अल्कली मेटल्स थे, उधर क्या हो गया +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की क्या होती है +2, तो ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, उन सभी की आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स बतानी है कि हाँ भाई कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे ग्रुप 13 की क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी, +4 हो जाएगी इसकी, ग्रुप 14 की। तो ऐसे ऐसे ये वाली सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स इधर थी, तो उन सभी के बारे में आपको ज्ञान हासिल करना है। ओके, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जिसका आप बोलते हो इनर्ट पेयर इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन होते हैं ना,
मतलब ये वाली चीज़ आपने इनर्ट वियर, इनर्ट का मतलब होता है जो चीज़ रिएक्ट नहीं करती, जो चीज़ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है ना, जो चीज़ रिएक्ट नहीं करती, तो ये वाली चीज़ आपने देखी थी, ठीक है ना, इनर्ट पियर इफेक्ट, ये वाला आपने, जो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या हो जाता है, वो इनर्ट बिहेवियर शो करने लग पड़ते हैं ड्यू टू द पुअर शील्डिंग। होता था सिंपल सा कंसेप्ट, थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ। जो न्यूक्लियस का चार्ज है ना, क्या होगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का चार्ज होगा, न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, होती है डी और एफ की पुअर शील्डिंग होगी, देन क्या होता है कि जो ये इतना
फर्टिलाइज़र्स, अभी देखिए मैंने क्या बोला था आपको कि अभी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, देखिए जो फर्टिलाइज़र्स हैं, फर्टिलाइज़र्स होते हैं ना, जैसे आप उधर फर्टिलाइज़र्स में क्या होता है, यूरिया होता है ना, और भी फर्टिलाइज़र्स होते हैं, ठीक है ना, और भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, उन सभी के बारे
में आपको, जैसे आपको जिस बंदे को पता ही नहीं है भाई कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो भाई उसको पढ़ना चाहिए ना ये सारी की सारी चीज़ें। ये इस चैप्टर के क्या है, बेसिक्स हैं। तो एप्लीकेशंस आप पढ़ोगे अभी बैटरीज कौन कौन सी होती हैं, बहुत सारी किस्म की बैटरीज होती हैं। जैसे आप में क्या हो गया, प्राइमरी बैटरीज होती हैं, सेकेंडरी बैटरीज होती है। प्राइमरी क्या बैटरीज होती है, एक सेकेंडरी बैटरीज होती है जिनको आप रिचार्ज कर सकते हो, वो प्राइमरी, जिनको रिचार्ज नहीं कर सकते वो प्राइमरी, जिसको रिचार्ज कर सकते हो वो क्या होगी, सेकेंडरी बैटरीज, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। इतनी इतनी छोटी सी मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, वो ऊपर से बता रहा हूँ। जन क्या हो गया, लेड और एसिड की बैटरी, ठीक है ना, लेड एसिड की बैटरी। देन लिथियम की बैटरी, लिथियम बैटरी ये बड़ी फेमस बैटरीज आने वाले टाइम में, जब आपकी इलेक्ट्रिकल कार्स चलेंगी ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चलेंगी, तो ये वाली उधर लिथियम बैटरी यूज़ होगी भाई, ये वाली चीज़। सॉलिड स्टेट की बैटरीज होती हैं, मतलब अलग अलग किस्म की जो आजकल बैटरीज चल रही हैं, तो उनके बारे में आपने ज्ञान हासिल करना है। सॉलिड स्टेट फ्यूल सेल आपने पढ़ा था, जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और पानी वगैरह यूज़ करते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ी हुई हैं पहले की, ठीक है ना। देन क्या हो गया, कैटालिसिस। कैटालिसिस क्या होता है, कैटालिसिस क्या होता है, किसी रिएक्शन को क्या कर देना, फास्ट कर देना, ठीक है ना। जब आप किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट डालते हो तो वो रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। जब आप किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट डालते हो तो वो रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो वही आपने उसके टाइप्स पढ़ने हैं। एक होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है, एक वो क्या होता है, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो होमो क्या हो गया, होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है, जिसमें आपके रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट का जो फेस क्या होगी वो सेम होगी, मतलब वो दोनों के क्या होंगे, या तो गैस होंगे या तो सॉलिड होंगे, ठीक है ना, ये वाली चीज़ हो गई। बट अगर क्या उनकी फेस क्या हो, डिफरेंट हो, एक सॉलिड हो और दूसरा क्या हो, गैस हो, तो वो क्या होता है, उसको आप बोलते हो हेटेरोजीनियस कैटलिसिस। तो इसके साइकिल्स वगैरह पढ़ने हैं कि हाँ भाई, जब कैटलिस्ट आप डालते हो, जैसे पॉलीथीन आपका बनता है, जब पॉलीथीन आपका बनता है तो उधर आप डालते हो जिगलर नाटा कैटलिस्ट, एक नाम है उसका, जो आपने ये भी पढ़ा हुआ है पहले का, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जब डिटेलिंग में पढ़ोगे तो आपको सब कुछ पता लग जाना है, ठीक है ना। जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट है। जब आप लोग वो डालते हैं उधर इथीन में, तो आपका क्या बन जाता है, पॉलीथीन बन जाता है। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना, ये वाली कैटलिस्ट। तो ऐसे ऐसे उसका साइकिल्स देखना, पूरा साइकिल होता है कि हाँ भाई, पहले रिएक्टेंट होगा, फिर उसमें हम कैटलिस्ट डालेंगे, तो फिर अगले स्टेप में ये हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा, तो फलानी चीज़, ये ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़नी है। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी आसानी से हो ही जाता है, ठीक है ना। तो आपका क्या डीएक्टिवेशन ऑफ द कैटलिस्ट, एक तो होता है एक्टिवेटेड कैटलिस्ट, डीएक्टिवेट मतलब जब वो काम नहीं करेगा ढंग से कैटलिस्ट, तो वो क्या होगा, डीएक्टिवेट हो गया। रीजनरेट, और जो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, जो खुद रिएक्शन को ओनली क्या करता है, स्पीड अप करता है, रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट करता है, बट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो वो क्या होता है, लास्ट में आपको उसको रीजनरेट करना पड़ता है। तो वो वाली चीज़ है इधर, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। तो ये वाली थोड़ी थोड़ी चीज़ें होंगी, तो आप लोग पढ़ोगे तो आपको सब कुछ पता लग ही जाएगा। तो भाई देन क्या हो गया, एक्सप्लोजिव्स वगैरह हो गए, तो इनके बारे में भी पढ़ लेना, ठीक है ना। एक्सप्लोजिव्स वगैरह हो गए, जैसे इधर रॉकेट प्रोपेलेंट्स, ठीक है ना। जैसे रॉकेट जब आप लॉन्च करते हो तो उधर अंदर कुछ फ्यूल वगैरह पड़े होते हैं ना, तो उन फ्यूल्स के बारे में आपने ज्ञान हासिल करना है। और लिक्विड ऑक्सीजन वगैरह उधर यूज़ होता है, तो उनके बारे में आप लोगों ने ज्ञान हासिल करना है। वो फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं, क्या सारा सीन है, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है। जैसे इधर क्या हो गया, लेड अजाइड हो गया, ठीक है ना, लेड अजाइड हो गया। जैसे एक्सप्लोजिव होता है लेड अजाइड, पी इसको बोलते हैं PbN3 2। अजाइड क्या होता है, N3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये वाली चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई अजाइड क्या होता है। तो लेड अजाइड कैसे बन जाएगा, Pb के ऊपर इधर क्या होगा, +2 होगा, और N3 के ऊपर क्या होगा, -1 चार्ज होगा। तो Pb क्या हो जाएगा, N3, ये वाली चीज़ लेड अजाइड का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। लेड अजाइड ये वाली चीज़ होती है। तो और PETN होता है, एक RDX होता है। इन सारे को स्ट्रक्चर थोड़े इनके कम्प्लेक्स हैं, तो मैं इधर डालूंगा नहीं, ठीक है ना। जब अगर चैप्टर पढ़ाने की नीड पड़ी, अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ आसानी से पता लग जानी, ज़्यादा मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। तो आपको आई थिंक ये चीज़ें पता लग सकती हैं भाई, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है ना। जैसे इधर क्या होता है, जैसे ये वाला जो मैं एक स्ट्रक्चर डालता हूँ, जैसे किसका स्ट्रक्चर, ये वाला डालता हूँ मैं, किसका, RDX का स्ट्रक्चर डालता हूँ। RDX का स्ट्रक्चर भाई सिंपल सा होता है। देखिए आपको क्या करना है, रिंग्स ही डालनी है भाई। ये नाइट्रोजन हो गया, ये नाइट्रोजन, सॉरी ये गलत डाल दिया मैंने, ये नाइट्रोजन हो गया, ये क्या हो गया, ये नाइट्रोजन, और इधर क्या डाल दिया, NO2 डाल दिया, और इधर भी क्या डाल दिया, NO2 डाल दिया, और इधर भी क्या डाल दिया, NO2 डाल दिया। तो ये वाली चीज़ होगी RDX का स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड, सॉरी ये वाला इधर ऐसे नहीं डालना था यार, मैं फिर से गलत डाल दिया, सॉरी रियली सॉरी। इसको ऐसे डालिए, ये N हो गया ना, ये N बेंजीन की तरह डालना है इसको, ये N। तो ये वाली चीज़ अभी सही है, NO2, इधर भी NO2, और इधर भी क्या, NO2। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। इसको ये होता है RDX का फॉर्मूला। इसका नाम क्या देते हैं, 1 2 3
4 5 6, इसको क्या बोलोगे, 1 थर्ड पोजीशन में क्या है 1 3 5, ठीक है ना 1 3 5, आगे लिख दियो ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, नाइट्रो लगाओ ना, NO2 को क्या बोलते हैं नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, आगे बोलते हो 135 के पे क्या लगा है नाइट्रोजन लगा हुआ ना, तो आप लगाते हो 135 ट्राई एज आई नेम, एज आई नेम, ठीक है ना, एज आई नेम एन ए एन ई, लास्ट में ए एन ई लगाते हो एज आई नेम, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, जब आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। एक मैंने डाल दिया तो पी टी एन का तो कुछ बड़ा खतरनाक सा स्ट्रक्चर है, तो वो भी आसानी है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है ही नहीं भाई उसमें भी, ये वाला स्ट्रक्चर है उस पर आप ऐसे डाल दीजिए, ये फर डाल दीजिए और इधर क्या डाल दिए ONO2, और इधर क्या ONO2 और इधर क्या ONO2। तो ये वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इसका नाम क्या बोलते हैं, इसको नाम बोलते हैं PETN, इसका नाम क्या है पेंटा इरिथ्रियर देखो मेरे को इसका नाम बोलना भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। इसका नाम क्या है पेंटा इसका नाम है पेंटा ERYTHRI इरिथ्रिटल, मेरे को नाम बोलना नहीं आ रहा है इसका, बिकॉज ये वाली मैंने चीज़ पढ़ी नहीं हुई है, ठीक है ना, पहली बार पढ़ रहा हूँ, ये वाली पहली बार चीज़ें मैंने देखी हैं, ठीक है ना। पेंटा इरिथ्रिटल, ठीक है ना, इरिथ्रिटल, टेट्रा नाइट्रेट, 4 नाइट्रेट लगे ना, NO3 तो क्या होता है टेट्रा नाइट्रेट। तो अभी तो सिर्फ ब्रीफ में बता रहा हूँ कि ऐसा स्ट्रक्चर होगा, तो इसका प्रेपरेशन वगैरह कुछ करनी होगी तो वो वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। तो ये आसान सी चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस स्ट्रक्चर ही अगर कोई बंदा पेपर में डाल दे ना, 2-3 प्रॉपर्टी लिख दे भाई, मेरे को लगता है उसको 2-3 नंबर तो मिल जाते हैं उधर, ठीक है ना, पास होने के काबिल बंदा हो जाता है, ठीक है ना। एक आधा पेज लिख दिया, और बस मेन भाई केमिस्ट्री में एक चीज़ याद रखना कि भाई स्ट्रक्चर्स तो डाले हैं भाई, स्ट्रक्चर के बिना अगर केमिस्ट्री लिखोगे ना तो भाई आपको 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। आर्ट्स की तरह अगर थ्योरी लिख के आ जाओगे ना अगर केमिस्ट्री में, तो बेटा आपको कोई मार्क्स नहीं देगा, ठीक है ना। आपको बंदा बेवकूफ़ समझेगा, बंदा बोलेगा ये बेवकूफ़ है भाई, केमिस्ट्री में ये क्या कर रहा है, केमिस्ट्री में ये क्या कर रहा है भाई। तो ठीक है ना, ये वाला चैप्टर भाई बहुत आसान है, ठीक है ना। इधर क्या होता है एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स, मिथिलीन क्या होता है, जैसे CH3 क्या होता है मिथाइल, CH3 क्या होता है मिथाइल होता है, ठीक है ना। CH3 क्या होता है मिथाइल होता है, ओके। और एक होता है CH2 क्या होता है, ये होता है मिथाइल, और इसको क्या बोलते हैं मिथाइलिन, METHYLENE, इसको बोलते हैं मिथाइलिन। और एक होता है CH, इसको 3 बॉन्ड बना सकता है, इधर 2 बॉन्ड बना सकता है, इधर एक ही बॉन्ड बना सकता है, इधर 2 बॉन्ड बना सकता है, एक इधर इधर कितने 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। बिकॉज कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो इधर 3 इसने हाइड्रोजन के साथ बना लिया, तो एक किसी और के साथ बना सकता है इधर। अगर ये 2 बॉन्ड इधर खाली रखे हों तो उसको आप बोलते हैं मिथिलीन, तो अगर मैंने एक ही रखा हो तो उसको आप बोलते हैं मिथाइन, METHINE, मिथाइन। तो ये वाली चीज़ याद रख लीजिएगा। तो अभी देखिए इधर क्या है एक्टिव मिथिलीन, तो मैंने बता दिया क्या होता है CH2 होगा, है ना। तो अभी ये क्या है एक्टिव मीन्स क्या होता है रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, एक्टिव मीन्स रिएक्टिव। तो ये वाली चीज़ होती है इधर एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स। तो इधर कुछ G ग्रुप लगा देते हैं, G ग्रुप लगा दीजिए। G ग्रुप क्या होता है, इधर कोई भी ऐसा ग्रुप है जो क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अभी देखिए आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या होता है। अगर देखिए आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही नहीं पता है तो आपने भाई पहले की पढ़ाई नहीं करी हुई है, तो आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या होता है। मतलब इधर से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। अभी आपको एक एग्जाम्पल से मैं क्लियर करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे इसकी इथाइल, एक एग्जाम्पल लेता हूँ क्लेजन एस्टर सिंथेसिस। इधर आप जो चीज़ बनाते हो ना उसका नाम है पता क्या, उसका नाम है भाई इथाइल एसीटो एसीटेट, ये वाली चीज़ होती है। देखिए मिथिलीन कंपाउंड होगा ना, मिथिलीन CH2 होगा, और इधर क्या ग्रुप लगे होंगे ना 2, एक मैंने लगा दिया COCH3, और इधर लगा दिया COOC2H5, ये वाली मैंने चीज़ लगा दी, ठीक है ना। इधर क्या लगा दिया COCH3, और इधर लगा दिया COOCH2, ठीक है ना, COOC2H5, तो ये वाली लगा दी। इसका नाम पता क्या है, इसका नाम है इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट। आप बोलोगे इसका नाम कैसे है, देखिए इथाइल किसके लिए है, इसके लिए। अभी देखिए एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH, ठीक है ना। अभी आपको पता लगेगा, पता नहीं है नहीं लगेगा, पता नहीं। देखिए इधर लिखिए CH3COOH, ठीक है ना, CH3COOH, इथाइल एसीटो एसीटेट,
ठीक है ना। इथाइल एसिटो एसीटेट, अभी देखिए अब जब मैं डिटेलिंग में पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा, बस ऐसे मैं स्ट्रक्चर का नाम बता रहा हूँ। इसको आप बोलते हो कि इथाइल एसिटो एसीटेट, इथाइल एसिटो एसीटेट, इथाइल एसिटो एसीटेट, एसीटेट। एटी यूज़ किसके लिए वर्ड यूज़ होता है, एटीई वर्ड यूज़ होता है भाई, ये पता है किसके लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है वर्ड जब आप लगाते हो, जब आपका एस्टर ग्रुप होता है। एस्टर ग्रुप क्या होता है, COOR, आर इधर समझ लीजिए इथाइल को, COOR इसको समझ लीजिए आर, तो ये वाला ग्रुप होता है इथाइल एसिटो एसीटेट। तो ये वाली चीज़ है, तो इसको पहले आपने बनाने का तरीका देखना है। जब आप ये करते हो ना, पहले इसको बनाना है आपने प्लेजर एस्टर कंडेंसेशन में, तो आपको ये चीज़ बनानी है, इधर से बनानी है इथाइल एसीटेट से। आपने ये वाली चीज़ लेनी है CH3 COO C2H5, तो ये वाली चीज़ लेनी है आपने। तो इधर से ये वाली चीज़ जो मैंने आपको पहली चीज़ डाली वो वाली चीज़ बना देनी है। इसको आप नाम पता क्या देते हो, इसका नाम देते हो इथाइल एसीटेट। इथाइल ये हो गया ना, और ये क्या हो गया एसीटेट, CH3COOH होना था ना आगे, बट इधर क्या हो गया एस्टर ग्रुप है ना, तो इसलिए ATE, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने बनानी है इधर से, ठीक है ना। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सी चीज़ होनी है। और जब इसको यूज़ करके ना, इसको यूज़ करके आपने ये वाले कंपाउंड्स बनाने, 2-हेक्सानोन, पेंटेनोइक एसिड, बीटा कीटो एस्टर, ये वाली सारी चीज़ें बनानी है। और ये सबसे आसान चैप्टर है भाई, बहुत आसान चैप्टर है ये, ठीक है ना। इसको आप छोड़ के कभी मत जाइएगा, बिकॉज ये बहुत आसान चैप्टर है। अगर मुश्किल आएगी तो मेरे को बोल देना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं भाई। देखिए अभी एक्टिव क्यों बोला था उसने, देखिए मैंने जो चीज़ पहले डाली ना उसको दोबारा से डालता हूँ, CH3 COO CH3, इधर क्या गया COO C2H5। इधर जो दो ग्रुप लगे हुए हैं देखिए, CO क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो इधर से भी ये खींचेगा, इधर इधर भी वो लगा हुआ है, ये भी इधर से इलेक्ट्रॉन को खींचता जाएगा। तो भाई ये वाला जो कार्बन है ना, तो कार्बन से ये वाले बॉन्ड के जो लगा होना है ना, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, ये बॉन्ड लगा होना है ना हाइड्रोजन के साथ, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ इसने खींचते जाने। तो ये वाला क्या होना है, इधर से क्या हो जाना है, H पॉजिटिव आसानी से निकल सकता है। H पॉजिटिव अगर इधर से आसानी से निकल सकता है तो इधर क्या हो जाएगा, तो ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। एसिडिक बिहेवियर मतलब आप बाहर से अगर क्या डालोगे, बेस डालोगे, तो इधर से H पॉजिटिव निकल जाना है। अगर इधर से H पॉजिटिव निकल गया तो इसने क्या करना है, एज अ रिएक्टिव बन जाना है। इसने रिएक्टिव जब ये बन गया तो ये वाली रिएक्शन दिखा सकता है किसी और के साथ ही है। अभी इसके ऊपर क्या होगा, ऐसे ऐसे कुछ इधर नेगेटिव चार्ज बन जाता है इसके ऊपर, तो ये न्यूक्लियोफाइल एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये वाली किसी और कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करते करते तो आपका बहुत सारी रिएक्शन हो जानी है, आपकी आसानी से रिएक्शन हो जानी है, बहुत सारी चीज़ें आपने बना देनी है। जैसे देखिए सारी चीज़ें 2-हेक्सानोन, पेंटेनोइक एसिड, बीटा कीटो एस्टर, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की बन जानी है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई आसान सा चैप्टर। अगर कोई मुश्किल आएगी ना तो इस चैप्टर में पता क्या, इस चैप्टर के लिए आपको पढ़ना है जो वाला चैप्टर नहीं है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो आपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी थी ना, एल्डोल कंडेंसेशन अगर आपको पता लग गई ना तो ये वाला चैप्टर भी आपको पता लग जाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता था, आप क्या डालते थे, बेस डालते थे। एक क्या होता था आपका कार्बोनिल कंपाउंड होता था ना, जैसे एक कीटोन होता था, एल्डिहाइड होता था, तो उसके ऊपर क्या डालते थे आप, बेस डालते थे, ठीक है ना। बेस डालते थे तो जो आपका जो एसिडिक हाइड्रोजन होता था ना, तो वो क्या होता था ना, निकल जाता था। तो ये वाली चीज़ अगर आपको मेरे को कुछ भी पता नहीं लग रहा तो बेटा आपको टेंशन नहीं लेनी है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो आपको सारी की सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। मैंने आपका बेस भी क्लियर करते जाना होगा, ठीक है ना। बेस आपके लिए कौन सा बेस की ज़रूरत थी, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता देनी, ओके। तो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, ओके। देन देखिए अभी जो मेन चैप्टर है जो आपके लिए नया है वो है वही स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए आपने इसके साथ पहचान कर ली है। कब करी थी पहचान, आप बोलोगे इसके साथ आपने पहचान कब करी थी। आपने इसके साथ पहचान करी थी जब आप लोग पढ़ रहे थे 5वें सेमेस्टर में, आई थिंक, ठीक है ना। उधर आपने पढ़ी थी कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी, रोटेशनल पढ़ी थी, वाइब्रेशनल पढ़ी थी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी, एक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी। ये सारी की सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी आप सारों ने पढ़ी थी उधर, ठीक है ना। आई थिंक जो आपकी 5th सेमेस्टर होगा या 4th सेमेस्टर होगा तो उधर आपने ये सारी की सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी। स्पेक्ट्रोस्कोपी व्हाट एक्चुअली इज़ द स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखिए नाम से पता लग रहा है स्पेक्ट्रो, ये नया चैप्टर है तभी मैं इसको स्ट्रेस दे रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी सारे के सारे जितने चैप्टर्स थे ना वो सारे के सारे पुराने के साथ रिलेटेड थे, ठीक है ना। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रो मीन्स स्पेक्ट्रम को क्या करना, स्टडी करना। अभी देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम को स्टडी करना। स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, जब आप लोग क्या करते हो, स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, जब आप लोग क्या करते हो,
जब आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई लाइट फेंकते हो, जैसे आप इधर समझ लीजिए भाई, प्रिज्म होता था ना, ये प्रिज्म होता था ना, ऐसा ऐसा कुछ प्रिज्म होता था ना, तो उसके ऊपर जब लाइट पड़ती थी तो इधर कुछ ऐसे वाइट लाइट 7 लाइट्स में स्प्लिट हो जाती थी ना, वाइट लाइट जो थी वो 7 लाइट से स्प्लिट हो जाती थी ना, तो ये वाली जो चीज़ होती थी ना, तो इसको आप क्या बोलते थे, स्पेक्ट्रम। ये वाली चीज़ आपने क्या बोला था इसको, स्पेक्ट्रम, तो इसको आप क्या बोलते हो, स्पेक्ट्रम। तो भाई देखिए ये कोई चीज़ है, ये आपने बाहर से क्या बनी, लाइट फेंकी, ठीक है ना, तो ये वाली आपका क्या बन गया, स्पेक्ट्रम बन गया। तो आपको चीज़ क्या याद रखनी है कि जब भी आप किसी भी चीज़ के ऊपर कोई लाइट फेंकते हो तो उसका कुछ इमेज जैसी बन जाती है, जिसको आप क्या नाम देते हो, जिसको आप नाम बोलते हो स्पेक्ट्रम नाम बोलते हो, ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप इसी स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप क्या करते हो, इसी स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हो। तो अभी देखिए लाइट और रेडिएशन, अभी देखिए इधर क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने आपको बता दिया, स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने आपको बता दिया कि आप स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हो। इधर होता ही क्या है, होता ही क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कोई भी जो आपकी लाइट होती है, या फिर मैं दूसरे नाम से बोल रहा हूँ उसको रेडिएशन, जो आपका सही रहेगा नाम, जिसको आप बोलते हो क्या, रेडिएशन। जब भी रेडिएशन क्या करती है, जब भी रेडिएशन क्या करती है किसी भी, अभी देखिए ऑर्गेनिक में आप पढ़ रहे हो ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ेगी, जैसे आपके दारू के ऊपर पड़ेगी, CH3 CH2 OH। अल्कोहल का आपने अल्कोहल रखी हुई है तो उसके ऊपर आपने क्या कर दी, दारू फेंक दी, तो भाई उसको तो कुछ ना कुछ इमेज जैसी बन जाती है ना इधर पीछे, इधर कुछ ना कुछ इमेज जैसी इधर बन जाती है पीछे, तो उसी को आप क्या बोलते हो, उसी को आप बोलते हो क्या, स्पेक्ट्रम उसका बन रहा है, उसी को आप क्या बोलते हो, उसका स्पेक्ट्रम बन रहा है पीछे, तो उसी को आप क्या बोलते हो भाई, उसी चीज़ को आप स्टडी करते हो इधर। तो इधर क्या होता है, आपको दूसरी कोई कोई ऐसे डेफिनेशन भी देते हैं इसकी, ठीक है ना, डेफिनेशन भी देते हैं इसकी, क्या कि आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप क्या बोलते हो कि इंटरेक्शन, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन मीन्स वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। तो भाई आपको सारा सब कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, बिकॉज ये आपके लिए बेसिक चीज़ है ना। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है भाई, जो आपके सनलाइट से जो रोशनी आ रही है ना, सनलाइट से सिर्फ आपकी वाइट लाइट नहीं आ रही, उधर से एक पूरा बहुत सारी उधर से वो आ रही हैं भाई, बहुत सारी उधर से रेडिएशंस आ रही हैं। कौन कौन सी, गामा रेस भाई, एक्सरे आ रही है उधर से, गामा रे आ रही है, ठीक है ना, यूवी आ रही है, विजिबल आ रही है, यूवी आ रही है, विजिबल आ रही है, और क्या आ रही है आपकी, IR आ रही है, माइक्रोवेव आ रही है, रेडियो वेव्स आ रही हैं। तो ये सारी की सारी वेव्स आ रही हैं भाई उधर से, ठीक है ना। जब आप सनलाइट होती है ना, सनलाइट जो सूरज क्या करता है भाई, ये सारी की सारी रेडिएशंस को आपके फेंकता है, कोई इधर पहुंच पाती हैं, कोई नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है ना। एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, एक्सरे हो गया, यूवी हो गया, विजिबल हो गया, IR हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव्स हो गया। तो ये सारी की सारी लाइट्स इधर मतलब ये सारी की सारी रेडिएशंस क्या होती हैं, रेडिएशंस हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। तो इनकी क्या होती है, सभी की क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। इन सभी की एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। एनर्जी क्या होती है, इन सभी की ताकत क्या होती है, डिफरेंट होती है। और आपको एक रिलेशन तो आपने पढ़ा हुआ, E = H न्यू, है ना। और क्या, न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो इधर क्या आप H=C/λ, फ्रीक्वेंसी को आप कैसे लिखते हो, C/λ। तो भाई आप ऐसे, ये भी हो गया ना, ये क्या हो गया, वेव लेंथ। तो भाई उसकी एनर्जी अगर डिफरेंट होगी तो भाई वेवलेंथ भी तो डिफरेंट होगी ना। तो भाई यही चीज़ है। तो भाई मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जो आपका जब भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे ना आप, तो आप लोग क्या करिए, फर्स्ट फेज से स्टार्ट करिएगा। पहले आप रेडिएशंस के बारे में जान लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको रेडिएशंस का थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं होगा ना, तो भाई आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छे से नहीं कर पाओगे, बिकॉज उधर जो वैल्यूज़ होनी है ना, तो देखिए जैसे बंदे उसको पढ़ते नहीं हैं, तो जैसे वेवलेंथ की वैल्यूज़ होगी, कोई नैनोमीटर में लिखी होगी, कोई जैसे सेंटीमीटर इन्वर्स में लिखी होंगी। तो ये सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दी होगी, फ्रीक्वेंसी दी होगी और वेवलेंथ दी होगी। तो भाई आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए भाई, तभी आपका काम चलेगा। अगर ये इन चीज़ों का अगर ज्ञान नहीं होगा, तब आप लोगों का कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। तो भाई देखिए, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ना, तो मैंने आपको बता दी गामा रे, एक्सरे बताई। तो ये किसी मॉलिक्यूल के ऊपर पढ़नी है, तो आपको उस मॉलिक्यूल का कुछ स्पेक्ट्रम जैसा बन जाना है, तो उस मॉलिक्यूल के बारे में आपको पता लग जाएगा। जैसे आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर आप हो, ठीक है ना, आपके ऊपर कोई रोशनी फेंके, तो भाई आपको क्या होता है, आप अंधेरा है रात को अंधेरा है, और आपके ऊपर कोई लाइट फेंके, तो क्या आपसे वो पहचान कर लेगा ना, आपके पहचानो, हाँ भाई फलाना बंदा है, हाँ भाई ये मेरा दोस्त ही है, ठीक है ना।
तो भाई वही चीज़ है, कोई मॉलिक्यूल के ऊपर जब आप रेडिएशंस फेंकते हो, ठीक है ना, तो मॉलिक्यूल्स के साथ पहचान हो जाती है, फिर वो बोलते हैं हाँ भाई ये तो वो मॉलिक्यूल था, ये दारू थी, ये एल्डिहाइड था, ये कीटोन था, ये क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो आपको हर एक चीज़ का पता लग जाता है भाई, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, ये रेडिएशंस आप फेंकते हो, एक्सरे फेंकते हो, गामा रे, यूवी फेंकते हो, विजिबल फेंकते हो, और क्या फेंकते हो, आईआर फेंकते हो, और माइक्रोवेव फेंकते हो, और क्या फेंकते हो आप, रेडियो वेव्स फेंकते हो। तो जब आप लोग क्या करते हो, ये सारी की सारी, अगर देखिए आप गामा रे फेंके, गामा रे फेंके, एक्सरे फेंके, यूवी फेंके, विजिबल फेंके, आईआर फेंके, माइक्रोवेव फेंके, रेडियो वेव्स फेंके, जब फेंके ना किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर आप जब फेंकोगे ना, तो वो क्या हो जाएगी, अलग तरीका की ब्रांच बन जाएगी, नई नई स्पेक्ट्रोस्कोपी की ब्रांचेस बन जाएंगी। जैसे जब आप गामा रे फेंकोगे, तो आई थिंक इधर से मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जो आपने अभी नहीं पढ़नी है, बड़ी क्लासों में पढ़नी है, ठीक है ना। एक्स रे जब आप फेंकोगे तो एक एक्स आर डी स्पेक्ट्रोस्कोपी बन जाएगी। तो जब यूवी फेंकोगे तो आपने ये वाली पढ़नी भी है, कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी बनी, ये वाली आपने पढ़नी है। जब आप वो उसके ऊपर यूवी रेडिएशंस फेंकोगे, विजिबल फेंकोगे, तो इधर से भी एक अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी बन जाती है। जब आप लोग आईआर रेडिएशन फेंकते हो किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर, तो वो क्या बन जाती है, आपकी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बन जाती है। जब आप माइक्रोवेव फेंकते हो किसी के ऊपर, तो वो कौन सी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बन जाती है। देन अगर आप रेडियो वेव्स फेंकोगे, तो भाई इधर से एनएमआर वगैरह कुछ जो आपने पढ़ना है, ये सारी की सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी बन जाती है, ठीक है ना। तो यही रेडिएशंस आपने किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर फेंकनी होती हैं। तो भाई मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब आप फेंकोगे, तो क्या हो जाएगा, उसका कुछ स्पेक्ट्रम बन जाएगा। जब स्पेक्ट्रम को आप स्टडी करोगे, तो आपको पता लग जाना कि भाई ये फलाना मॉलिक्यूल है, ये फलाना मॉलिक्यूल है, तो ये वाली सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता लग जानी है आसानी से। तो यही चीज़ें आप लोग इधर पढ़ते हो। अगर आप लोग क्या करोगे, यूवी रेडिएशन फेंकोगे, तो आपकी कौन सी बन जानी है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बन जानी है। अगर आप इंफ्रारेड फेंकोगे, तो आपकी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बन जानी है। अगर आप रेडियो वेव फेंकोगे, तो आपकी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बन जानी है, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं, ठीक है ना। अभी देखिए एक चीज़ बताता हूँ, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना, तो जब आप इन सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी को जब आप स्टडी कर लेते हो ना, तभी जो भी जिस मॉलिक्यूल के ऊपर आप ये रेडिएशंस फेंक रहे होगे ना, तो उस मॉलिक्यूल से आपसे क्या हो जानी है, उस मॉलिक्यूल की आपसे क्या हो जानी है, पहचान हो जानी है। आपने पता कर लेना कि वो मॉलिक्यूल कौन सा है, तो आप उसका स्ट्रक्चर बता सकते हो। देखिए ये वाला जैसे आप बोलते हो ना CH4, उसका CH4 उसका कौन सा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो वो भाई क्यों है, वही यही स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स है ना, तो इधर यही वो चीज़ें यूज़ करते हो। आप बोलोगे कि देखिए जो आपके लैब्स होते हैं ना, जो आपके केमिस्ट्री के लैब्स होते हैं, उधर ये स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो बड़ी बड़ी लैब में जाओगे तो उधर ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एनएमआर होता है, आईआर होता है, यूवी होता है, ठीक है ना। और भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता है, जहाँ से आपको किसी भी मॉलिक्यूल का मास का पता लगता है, ठीक है ना। एक कार्बन C13 होता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं, ठीक है ना। पूरे मॉलिक्यूल का आपको पता लग जाएगा कि मॉलिक्यूल कौन सा है। बट अभी जो आप छोटे बच्चे हो ना, तो आप क्या करते हो, जब मैं छोटी क्लासों में पढ़ रहे हो, जब आप PhD वगैरह करोगे, रिसर्च वगैरह करोगे, तो उधर ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट से आपने खेलना है, ठीक है ना। बट अभी क्या है, अभी के लिए आपको क्या करना होता है, अभी के लिए आपको लैब में टेस्ट करवाते हैं। जैसे आपको क्या हो गया, कार्बन के लिए टेस्ट करवा दिया, नाइट्रोजन के लिए टेस्ट करवा दिया, ऑक्सीजन के लिए टेस्ट करवा दिया। जैसे लजाइन टेस्ट था, ठीक है ना, लजाइन टेस्ट है, आपको शायद पता है कि नहीं पता है। ये लजाइन टेस्ट आप करते थे, OH ग्रुप के लिए टेस्ट करते थे, एल्डिहाइड कीटोन के लिए टेस्ट करते थे। जैसे एल्डिहाइड कीटोन के लिए टोलेंस रिएजेंट वाला टेस्ट करते थे, टोलेंस रिएजेंट वाला टेस्ट करते थे, फैलिंग रिएजेंट वाला टेस्ट करते थे। ये सारी की सारी आपको सिल्वर मिरर रूल बन जाता था, सिल्वर मिरर बन जाता था। तो ये सारे के सारे जब आप लोग टेस्ट करते थे, तो आपको इनका पता लगता था, ठीक है ना। ये वाली इस चीज़ में ये वाली चीज़ प्रेजेंट है। तो वैसे ही जब आप ये इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होती है, रेडिएशंस होती हैं, तो वो रेडिएशन जब आप किसी भी मॉलिक्यूल का आप सैंपल लेते हो, तो उनके ऊपर जब आप फेंकते हो, तो उस मॉलिक्यूल की आप स्टडी कर सकते हो। तो आपके ये स्टडी क्या हो जाती है, बहुत ही आसान हो जाती है। ओके, थोड़ा बहुत मैं इनका आइडिया दे देता हूँ। जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, ठीक है ना। इधर क्या होता है, जैसे इधर क्या होता है, आपको किसी भी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड हो ना, तो उसका पता लग जाता है, डबल बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड वगैरह हो, तो उसका पता लग जाता है। जैसे इधर क्या, इसका पता डबल बॉन्ड का पता लग जाता है, या फिर इन ओन डबल बॉन्ड और COO प्रेजेंट हो, ठीक है ना, डबल बॉन्ड और CO प्रेजेंट हो, तो उसका पता लग जाता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों का पता लग जाता है, ठीक है ना। ये अलग तरीके, जब आप लोग पूरा इधर डिटेलिंग में पढ़ोगे, तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। जैसे सबसे पहले आपने लैम्बर्ट बियर लॉ पढ़ने होते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के, ठीक है ना, वो आसान से हैं, ठीक है ना। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, और देखिए आपको मैं एक एडवाइस करता हूँ कि हमेशा जब चैप्टर को स्टार्ट करते हो ना, तो स्टार्टिंग से पढ़िएगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग से, चाहे वो सवाल पेपर में आता है कि नहीं आता है, बट स्टार्टिंग से पढ़िएगा, ठीक है ना। तभी आपको ज्ञान होगा, तभी आपको थोड़ा बहुत पढ़ने में मज़ा आएगा। अगर आप लोग बीच से कोई रैंडमली आप ऐसे ये समझोगे कि हाँ भाई ये वाला सवाल पेपर में आता है, तो मैं
मैं इसी को कर लेता हूँ, तो भाई आपको सिर्फ वो रटना पड़ेगा सवाल, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप नहीं होगी। तो आप लोग क्या करिएगा, जब भी आप लोग जो भी मर्जी किताब पढ़िएगा तो आप लोग क्या स्टार्टिंग से चैप्टर को पढ़िएगा, ठीक है ना, स्टार्टिंग से, बीच से मत चैप्टर के बीच से मत किसी क्वेश्चन को उठा लेना, ठीक है ना। आप लोग क्या करिएगा, स्टार्टिंग से किसी उसी क्वेश्चन को, स्टार्टिंग से उस चैप्टर को पढ़िएगा, तब आप लोगों को ज़्यादा पता लग जाएगी चीज़, ठीक है ना। देन आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं, इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन पढ़ना है, क्रोमोफोर क्या होता है, ऑक्सोक्रोम क्या होता है, बहुत आसान चीज़ें हैं भाई, ये सबसे आसान स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको बोलता हूँ ना, सबसे आसान है भाई, बट आपको थोड़ा समझने का समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी आप बोलते हो कि इधर वैल्यूज़ बहुत सारी हो जाती हैं, बट वैल्यूज़ ज़्यादा नहीं है भाई, खींच के इधर 7-8 वैल्यूज़ याद करनी है इधर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है ना, यूवी में। और आईआर में भी कोई 7-8 वैल्यूज़ याद करनी है, देखो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं भाई, जैसे हो गया आपका एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, अल्कोहल हो गया, अल्कोहल हो गया, और क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और क्या हो गया, अमाइड हो गया, अमीन हो गया, नाइट्रो हो गया, बस 7-8 ये हैं। तो इनकी वैल्यूज़ याद करने, अभी ये कोई 10-12 वैल्यूज़ याद करना, आई डोंट थिंक कि कोई खाला जी का घर है भाई, खाला जी का घर नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब कोई ज़्यादा मुश्किल टास्क है, बहुत ही आसान टास्क है, ये आप चीज़ कर सकते हो, जो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा वैल्यूज़ याद करना, ठीक है ना। इधर भी आपने जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो इधर से आपको क्या किसी भी फंक्शनल ग्रुप का पता लगता है, फंक्शनल ग्रुप मीन्स जैसे आपका OH प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, ठीक है ना, CHO प्रेजेंट है, एल्डिहाइड है, NH2 है, तो इन ग्रुप्स का आपको पता लगता है। जब इनकी फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यूज़ आप देखते हो ना, तो उधर आप लोगों को ये चीज़ पता लगती है। तो उधर देखिए 2-3 रीजंस होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह कुछ होती है, तो उनका कुछ उसकी वजह से कुछ अलग सा हो जाता है, ठीक है ना, कुछ अलग सा सिस्टम हो जाता है, तो वैल्यूज़ में कुछ चेंजिंग आ जाती है, तो वो वाली चीज़ मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये सबसे आसान चैप्टर है भाई, पहले मैं आपको स्ट्रेस दे रहा हूँ कि यूवी विजिबल और इंफ्रारेड और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस बहुत ही आसान स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इधर आप रेडियो वेव्स यूज़ करते हो, इधर आप इंफ्रारेड वेव्स यूज़ करते हो, इधर क्या होता है यूवी विजिबल यूज़ करते हो, ठीक है ना। वैल्यूज़ मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यूज़ ज़्यादा याद नहीं करनी है, कम ही वैल्यूज़ याद करनी है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं करनी है। देखो इधर आपको फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यूज़ याद करनी होती हैं, इधर आपको क्या इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ याद करनी होती हैं, ठीक है ना। आपको पता लगना चाहिए कि कितने सिग्नल्स उधर आ रहे हैं, सिग्नल्स किसके आ रहे हैं। जैसे इधर NMR में पता क्या होता है, इसका नाम पता क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, मतलब न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस मतलब हाइड्रोजन, जैसे इधर पढ़ा होगा ना CH3 CH2OH, तो ये वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी हाइड्रोजन का पता कर लेती है। जितने भी हाइड्रोजन किसी मॉलिक्यूल में होते हैं ना, जैसे आपको होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी, तो अगर आपको हाइड्रोजन का पता लग गया तो भाई आपकी कहानी तो खत्म हो गई। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, स्टडी ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, तो उनके डेरिवेटिव्स वगैरह की जब आप स्टडी करते हो तो आप लोगों को क्या पता लग जाता है, आपको पता है हाइड्रोजन तो है ही। जब अब देखिए अभी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो भी हाइड्रोजन होते हैं ना, तो उनका पता लग जाता है। हाँ भाई किसी को पता लग जाएगा इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर कितने होते हैं 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन है, उनका जब आप लोगों को पता लग जाएगा तब आप लोग क्या हो जाएगा, आपको मॉलिक्यूल का पता भी लग जाएगा। जैसे आपको ये चीज़ तो पता होगी, आईआर से पता लग जाएगी क्या चीज़, ये वाली चीज़ OH लगा हुआ है, ठीक है, इधर से पता लग जाएगा इधर कितने 3 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन्स का पता लग जाएगा, ठीक है, इतनी चीज़ पता लग गई। तो अभी देखिए एक C13 होती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, C13 होती है, उधर से आपको कार्बन का पता लग जाता है, कार्बन ये इसके साथ कार्बन, ये कार्बन जुड़ा होगा, ठीक है, कौन कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, कार्बन जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ, जैसे OH होगा तो इसके साथ कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो इधर क्या हो जाएगा आपका, मैं बोला सिर्फ OH जुड़ा हुआ है, इधर कार्बन नहीं है, तो ये वाली चीज़ देखिए आपको बन रहे हैं ना, देखो CH3 CH2 CHOH, ये वाली चीज़ पता लग गई। एक लास्ट में होती है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपको क्या पता लगता है, ये पूरे कंपाउंड का मास पता लग जाता है, पूरे कंपाउंड का मास पता लग जाता है जब आपको, तो फिर आपसे आपको एक चीज़ का पता लग जाता है क्या, पूरे कंपाउंड का जब आपको मास का पता लग जाता है तो आपको पता लग गया ना कि हाँ भाई, फिर आप जोड़ोगे प्लस करोगे जो हमने चीज़ें डिटेक्ट करी हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से कि हाँ भाई हाइड्रोजन इतने थे, कार्बन इतने थे, ऑक्सीजन इतने थे, तो मैं इनको जोड़ने की कोशिश करता हूँ, एक पॉसिबल वे में मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ उसको, तो वो वाली चीज़ आपको बहुत ही आसानी से आपको किसी भी मॉलिक्यूल का आप स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो बहुत आसान चीज़ होती है भाई, जैसे जैसे कपलिंग वगैरह होती है, बहुत आसान चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, मैं पहले भी बता रहा हूँ कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको पढ़नी होगी या आपको चाहते होंगे कि मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप लोग मेरे को इस मैसेज पे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है ना, व्हाट्सअप कर देना कि हाँ भाई ये वाला चैप्टर हमने पढ़ना है, ठीक है ना, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना 8417046728, इस पर व्हाट्सअप कर देना। और या तो क्या कर देना, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना कि जो भी चीज़ आपको डिफिकल्टी लग रही होगी, और मैं आपको बताता हूँ जो भी मैं चीज़ पढ़ाऊँगा ना, वो आपको फिर
आपके लिए वो पूरी उम्र के लिए याद हो जानी है, कभी आपको भूलेगी नहीं। देखिए जो हमारी प्लेलिस्ट वगैरह होगी, ठीक है ना, जैसे हम 12वीं की पी ब्लॉक हमने पढ़ाया हुआ है, तो वही देख लिए, पी ब्लॉक भी आप देख सकते हो अगर 12वीं की आपने बेसिक्स क्लियर करनी है, ठीक है ना, उधर मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आप अगर चाहते होंगे कि मैं ये वाली चीज़ पढ़ाऊँ, तो आप लोग मेरे को इधर या तो इधर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या तो क्या कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा कि यहाँ ये चीज़ स्टार्ट कर दो जो कि आपको डिफ़िकल्ट लग रही होगी। ओके, अगर नहीं करोगे तो भाई नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना, मेरा टाइम इतना बच जाएगा, ठीक है ना, टाइम बच जाएगा, मेरा टाइम सेव हो जाएगा, मैं कुछ और प्रोडक्टिव काम उधर प्रोडक्टिव वे में मैं और काम का कुछ कर सकता हूँ। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अभी जब आपका 6 सेमेस्टर हो जाएगा, तो आप लोग क्या फॉर्म्स वगैरह भरते चलिए अभी, ठीक है ना, फॉर्म्स वगैरह जैसे अलग अलग फॉर्म्स वगैरह लग रहे होंगे किसी यूनिवर्सिटीज़ में, तो उधर भरते जाएंगे। जैसे आप उसका भर दीजिएगा भाई, जम्मू यूनिवर्सिटी में तो जिसकी परसेंटेज होगी तो उसका ही नंबर आएगा, ठीक है ना, जम्मू यूनिवर्सिटी। फिर रहती है क्लस्टर यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के नाम बोल रहा हूँ मैं, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, उधर का फॉर्म भर देना। देन आपका क्या हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म भर देना, ठीक है ना, जम्मू यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म भर देना। अब और एक होती है गढ़वाल यूनिवर्सिटी, उधर का फॉर्म भर देना। तो ये सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है ना, तो आप इनका फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। बाकी तो हमारे लेवल की है नहीं, बिकॉज आप लोग अभी इतना सिलेबस है ही नहीं, तो इधर एंट्रेंस क्रैक करना पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है ना, आप इधर की वो कर लीजिएगा, जम्मू यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या गढ़वाल यूनिवर्सिटी। बिकॉज जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनका सिलेबस क्या कुछ डिफरेंट है, तो उनका एंट्रेंस थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप क्रैक कर लोगे तब तो मतलब आप बहुत बढ़िया हो, ठीक है ना, आप बहुत दूर जा सकते हो अगर आप उनके एंट्रेंस को अगर क्या कर लो, क्रैक कर लो। और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ठीक है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी वही बंदा जा सकता है जिसके पास ठीक ठाक पैसा हो। पैसा किसके पास होता है भाई, जिसके ठीक ठाक 2-3-4 लाख तो आई थिंक लग ही जाता है। जैसे आपके LPU हो गई, DAV हो गई, ठीक है ना, और भी यूनिवर्सिटी जैसे आपका ये वाला इधर हो गई कौन सी, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, SMBDU, ठीक है ना, SMBDU, ठीक है ना, ये वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है ना। और भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी तो उनके बारे में भी ज्ञान हासिल करते रहिएगा और उनके एंट्रेंस देते रहिएगा। तो आपको मतलब कहीं ना कहीं अगर आप हाईयर स्टडीज़ करने चाहते होंगे तो इधर से कर लीजिए, बट इधर पैसा बड़ा लगता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपकी सीट आ जाए तब बहुत बढ़िया है, आपका सस्ते काम बन जाना चाहिए, सस्ता ही काम बन जाना। ओके, थैंक यू।